हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के केस में। इससे पहले कुछ लेक्चर्स में हमने solubility ऑफ अ गैस इन लिक्विड एंड solubility ऑफ अ लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड ये कवर किया हुआ है। फिर हमने एक क्वेश्चन कवर किया था दैट वेपर प्रेशर क्या होता है, और वेपर प्रेशर किसी सॉल्वेंट का डिक्रीज हो जाता है जब उसमें हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है पिछले लेक्चर्स में। तो डेफिनेटली इस लेक्चर को पढ़ने से पहले पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और राउल्ट्स लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? इन राउल्ट्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पार्शियल प्रेशर की जगह ये वेपर प्रेशर डाल दो, क्योंकि उसका जो वेपर प्रेशर के फॉर्म में हम लोग मापते हैं, ठीक है। So vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of the solvent in the solution. क्या है ये? देखो, कोई बहुत बड़ा लॉ नहीं है जिसको आपको याद रखने के लिए रटने की ज़रूरत कुछ पड़ेगी। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद होगा तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि वेपर प्रेशर क्या है। फिर से एक बार कह देता हूँ, वेपर प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द प्रेशर ऑफ द वेपर। जो वेपर प्रोड्यूस होता है किसी लिक्विड से, उसका कितना प्रेशर अप्लाई करता है अपने सरफेस के ऊपर, इसे हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। फिर मैंने बताया था जितना ज़्यादा वेपर होगा उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। याद आ रहा होगा आपको। और ये भी मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा वोलाटाइल है तो उसका वेपर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और उसमें मैं सॉल्वेंट मिला दूं जो सॉल्यूट मिला दूं जो सॉल्यूट कम वोलाटाइल है, तो एज ए रिजल्ट यहाँ कम वेपर प्रोड्यूस होगा। तो ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? इस सॉल्यूशन का ये वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है कि इसके अंदर कितना ज़्यादा सॉल्वेंट है। क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वेपर प्रोड्यूस होगा, सॉल्यूट जितना ज़्यादा होगा उतना कम वेपर प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूट है वो कम वोलाटाइल है ना। चीज़ समझ में आया? सॉल्वेंट ही वोलाटाइल है, सॉल्यूट तो वोलाटाइल नहीं है या फिर लेस वोलाटाइल है। तो मेरा सॉल्वेंट जितना ज़्यादा हो रहा है, उसका अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मेरा वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का। तो ध्यान से अगर देखो तो आप यही लिखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने क्या कहा, सॉल्वेंट का अमाउंट पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है या उसका कॉन्सेंट्रेशन पे। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन से मापते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो कौन सा बड़ा सा लॉ हो गया? साधारण सी बात है, अंडरस्टैंडिंग को लॉ में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटाओगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू के जाए यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वो क्या होगा? प्योर सॉल्वेंट जो है, अगर सिर्फ मान लो सॉल्यूशन की जगह प्योर सॉल्वेंट हम लोग रखते तो वो कितना वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करता। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो है। तो ये जो एक्सप्रेशन आ गया ना हमारा, यही है राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन। तो राउल्ट्स लॉ आई होप समझ में आया होगा कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है। अब ना इसी इसी लॉ को थोड़ा और इलेबोरेट करके हम लोग फॉर्मुलेशन करते हैं, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो एक और चीज़ हमने पढ़ा था दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होता है। मैंने पढ़ाया था मोल फ्रैक्शन ऑफ टोटल ए और बी, मान लो एक दो कंपोनेंट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन काम का ज़्यादा नहीं है, जितना ज़्यादा काम का है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो इस एक्सप्रेशन में आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हो। अगर इसको आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? यह आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मेरा सॉल्वेंट, सॉल्यूशन और सॉल्यूट तीनों में रिलेशन आ गया। अब थोड़ा इसको और एक्सप्रेशन को आगे ले चलो। मैं सॉल्यूशन को ऐसे लिखता हूँ, कंफ्यूज मत होना कि क्या है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, ये हमें पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। प्रीवियस जो क्वेश्चन हम लोग ने कवर किया था उससे हमें समझ में आता है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसको इधर लेके चले आओ, इसको इधर ले जाएंगे और इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या आ जाता है, पी सॉल्वेंट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप ध्यान से देखो राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड वाला टर्म क्या है, तो प्योर सॉल्वेंट जब हो रहा था उसका वेपर प्रेशर मान लो 100 है और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जब बन रहा है तो मान लो 90 हो गया। तो 100 माइनस 90 10 बाई 100। इसको हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज में कैसे निकालते हैं किसी चीज़ को, रिलेटिव परसेंटेज निकालना, रिलेटिवली कितना बढ़ गया, रिलेटिवली कितना घट गया मैथमेटिक्स में। तो राइट हैंड साइड वाला जो टर्म है ये सॉल्वेंट से सॉल्यूशन कितना घट गया डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट करेंगे तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ रहा है, रिलेटिवली कितना घट गया है मेरा वेपर प्रेशर। तो ये पूरा राइट हैंड वाला जो टर्म है इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ में आया? ध्यान से सुनो, ये मैथमेटिक्स का एक्सप्रेशन है। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए थे, इसमें से 10 रुपए कम हो गए तो रिलेटिवली कितने कम हो गए, 10, 100 माइनस 10 बटा 100। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ भी, है ना। तो ये जो राइट हैंड वाला टर्म है इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि ये रिलेटिव लोअरिंग का कॉन्सेप्ट है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर? ये कभी कभी प्रूव करने बोलता है दैट प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से आ गया। अब यहाँ से क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने बोलता है कभी कभी, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। हमें पता है मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। यही होता है ना मोल फ्रैक्शन का मतलब। और यहाँ हमारा था पी सॉल्वेंट, इधर वाला तो कभी चेंज नहीं होगा, पी सॉल्यूशन माइनस पी बाई पी सॉल्वेंट। यहाँ पे याद रखना एक टर्म, एक बात कि हमेशा सॉल्वेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि 5 लीटर वाटर में हम लोग का 10 या 15 ml हमारा सॉल्वेंट होगा। तो हमेशा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इतना ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, कि इन केस में हम लोग अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हम लोग क्या कह सकेंगे फिर कि ये सिंपली आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो न्यूमेरिकल करते वक्त ये इजी मेथड पे आप लोग जाना, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और इधर हो जाएगा हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, सो ये एक न्यूमेरिकल करने के लिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, ये आपको याद रखना होगा। ओके, तो ये था ऑल अबाउट राउल्ट्स लॉ इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, इसको अच्छे तरीके से आप देखो, नोट डाउन करो। अब इसका अगर ग्राफ कोई बनाने बोले आप लोगों को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में ग्राफ बनाना, तो ये ग्राफ देखने में बड़ा ही डेंजरस लगता है, लेकिन डेंजरस है नहीं। इस ग्राफ को देखो, राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है
इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन, एक को एट ए टाइम समझो तो इजी होगा। एक्स एक्सिस पे मान लो ले लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लेने का क्या मतलब है कि पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जीरो है। इसका क्या मतलब हो गया कि पहले सॉल्वेंट प्रेजेंट ही नहीं है, सॉल्वेंट वहां पे जीरो है। फिर हमने सॉल्वेंट बढ़ाना बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाते बढ़ाते उसमें सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा, बढ़ाते बढ़ाते हमने क्या किया, फाइनली सॉल्वेंट को 100 कर दिया। इसका मतलब इस केस में सिर्फ सॉल्वेंट ही है, यहाँ पे सॉल्यूट है ही नहीं। पहले केस में यहाँ सॉल्यूट 100% है, धीरे धीरे हम लोग सॉल्वेंट बढ़ाते गए, लास्ट में जाके सॉल्वेंट ही पूरा है, सॉल्यूट वहाँ से गायब हो गया। तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट करते तो वो इस डायरेक्शन में हम लोग लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ नहीं लिख रहे हैं, यहाँ नहीं दिया हुआ है, पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता, इधर 0 होता, इधर 1 होता। ठीक है, तो इस ग्राफ का एनालिसिस सोचो कि जब मेरा सॉल्वेंट 100% है, मतलब प्योर सॉल्वेंट के केस में, उस वक्त इसका वेपर प्रेशर इतना है। इसको यहाँ पे अगर आप लाइन नहीं खींचते, ये वाला लाइन नहीं देते तो भी चलता। उस वक्त इसका वेपर प्रेशर कितना है, मैक्सिमम है, जिसको हम लोग P0 बोल रहे हैं। P0 सॉल्वेंट, इसको ऐसे भी लिखा जाता है P0 सॉल्वेंट। मैंने प्रीवियस जितने सारे एक्सप्रेशन में किए हैं, मैंने सिर्फ P सॉल्वेंट लिखा है। अगर बुक में P0 सॉल्वेंट लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होना, P0 का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो ये P0 सॉल्वेंट क्या है, जब मोल मेरा 100% था। अब उसमें मैंने क्या किया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करना शुरू किया, धीरे धीरे मैंने इसमें सॉल्यूट बढ़ाना शुरू किया। तो मैं जितना सॉल्यूट बढ़ाऊंगा उतना ही उसका वोलाटाइल होने कम हो जाएगा, और जितना कम वोलाटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर घटने लगेगा। तो देखो मैं इसमें धीरे धीरे सॉल्वेंट में सॉल्यूट बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, और जब मैं सिर्फ सॉल्यूट ही रखूँगा तो मेरा वेपर प्रेशर पूरा 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। ये है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के केस में। अगर सॉल्यूट भी वोलाटाइल होता तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, वो हम लोग नेक्स्ट जो स्लाइड है वहां देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लिमिटेशन ऑफ राउट्स लॉ क्या है, राउट्स लॉ से प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो पहला बात है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ये लॉ एप्लीकेबल है जहां पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ना हो हमारा सॉल्यूट का, काफ़ी डाइल्यूट नेचर का हो, सॉल्वेंट ज़्यादा हो, तब जाके ये लॉ वैलिड होता है। ये लॉ एप्लीकेबल है आइडियल सॉल्यूशंस के केस में। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है हम लोग थोड़े बाद में देखेंगे। यहाँ पे आप सुन सकते हो, आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउट्स लॉ को फॉलो करे, और इसके केस में इंथैल्पी का चेंज 0 होता है और वॉल्यूम का चेंज जो होता है वो 0 होता है। मतलब कोई हीट ना निकलेगा, ना एब्जॉर्ब होगा, ना वॉल्यूम बढ़ेगा ना घटेगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये उसी के केस में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने जो अभी ऊपर बोल दिया वही ये देखो नीचे लिखा हुआ है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू सॉल्यूशन दोज हीट ऑफ डाइल्यूशन डज नॉट चेंज। तो ऑलरेडी ये रहा हीट ऑफ डाइल्यूशन। दूसरा है एप्लीकेशन सॉल्यूशन हुज वॉल्यूम इज नॉट चेंज, तो ये वाला पॉइंट भी मैंने ऑलरेडी बोल दिया यहाँ पे। एक्चुअली इस वाले टर्म का मतलब ही ये दोनों होता है। उसके साथ बोलता है दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू द नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विच डू नॉट अंडरगो एनी डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में। ये भी हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर में पढ़ेंगे कि ऐसा केस जहाँ पे कोई चीज़ डिसोसिएट हो या एसोसिएट हो वो काम नहीं करता। जैसे कि अगर आप वाटर में आप अल्कोहल डाल दो तो अल्कोहल क्या करता है, वाटर के साथ जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, तो इसको हम लोग कहते हैं केस ऑफ एसोसिएशन। और आप अगर नमक को NaCl को आप अगर पानी में डाल दो तो ये जाके टूट जाता है और बनाता है Na+ और Cl-, तो ये केस ऑफ डिसोसिएशन हो गया। इस तरह के सॉल्यूशन के केस में लॉ वैलिड नहीं होता है। तो ये था ऑल अबाउट योर राउट्स लॉ इन केस ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल मतलब जो वेपराइज नहीं होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसको अगर कंप्लीट नहीं करोगे तो वोलाटाइल वाला समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें क्या हो रहा है, सॉल्यूट भी वोलाटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल है। ठीक है, दोनों वोलाटाइल नेचर का है। तो क्या होगा, ठीक है, पहले वाले केस में हमारा क्या हो रहा था, राउट्स लॉ, कि एक वोलाटाइल हो रहा था, दूसरा वोलाटाइल नहीं हो रहा था। यहां पर दोनों वोलाटाइल है, मतलब मान लो इस सॉल्यूशन के अंदर
ये एक सॉल्यूशन है जिसमें ये जो ग्रीन कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ ये मेरा सॉल्वेंट है, ग्रीन जो है ये सॉल्वेंट है। और मान लो इसके अंदर एक सॉल्यूट्स है जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, रेड जो है वो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है। सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, यही होना चाहिए। और इसको अच्छे से ढक लो कि इसमें से वेपर बाहर ना जा पाए। और तब इसमें से जो वेपर प्रोड्यूस होगा वो सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा, लेकिन एज सॉल्यूट भी वोलाटाइल है तो यहाँ पे सॉल्यूट का भी कुछ वेपर आ जाएगा बाहर। ये सुन लो, साधारण सी बात है, सोचो। तो ये जो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है सॉल्यूशन का, इसमें दोनों पार्ट है, इसमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट भी है और इसमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट भी है। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो हो रहा है वो बन रहा है ड्यू टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। एम आई क्लियर? बहुत साधारण सी भाषा में बोल रहा हूँ। तो हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था क्लास 11 में, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वहाँ पे ऐसा कुछ हमने सीखा था। वहाँ हमने ये पढ़ा था कि प्रेशर ऑफ जो प्योर सॉल्वेंट होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर सॉल्वेंट के लिए आ रहा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्योर। अगर इस पूरे सॉल्यूशन को हटा के प्योरली अगर हम सिर्फ सॉल्वेंट को रख लेते, उसका प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना होता है इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है। समझ में आ रहा है? इस सॉल्यूशन के केस में जो सॉल्वेंट कितना वेपर प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। पी सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। कितना अकेला पार्शियल प्रेशर सॉल्वेंट की वजह से कितना इस सॉल्यूशन में हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि अगर प्योर सॉल्वेंट होता तो उसका कितना प्रेशर होता। मान लो यहाँ सॉल्यूट नहीं होता, इतना सारा प्योर सॉल्वेंट होता, इनटू मोल फ्रैक्शंस कितना सारा सॉल्वेंट है। सिमिलरली, स्लाइड चेंज करते हैं। सिमिलरली हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रेशर ऑफ सॉल्यूट जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, लिख लो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन लिख लो, इज इक्वल टू योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, अगर पूरा सॉल्यूशन की जगह प्योर सॉल्यूट होता, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अगर मैं टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन निकालना चाहूं तो वो क्या आएगा, प्योर सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस प्योर सॉल्यूट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। So this is the case of Raoult's law in case of your binary solution। इसको बाइनरी सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं, बाइनरी मतलब दोनों वोलाटाइल है। बाइनरी का मतलब होता है दो, बाइनरी मीन्स दोनों ही वोलाटाइल हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ऐसे केस में राउल्ट्स लॉ को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। ओके, आई होप राउल्ट्स लॉ इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन कंप्लीट समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है राउल्ट्स लॉ और बाइनरी सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे समझेंगे। देखो, कंफ्यूज हो गए ना इस ग्राफ को देख के तो नहीं चलेगा। इस ग्राफ को एक एक करके समझो और फिर दोनों को जोड़ के देखते हैं ऐसा आता है या नहीं। सबसे पहले अभी जो हमने इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में देखा था उसको देखो। इसमें हम लोग क्या करते थे, इधर मोल फ्रैक्शन लेते थे। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ, पहले मैंने जैसा किया था, सॉल्वेंट है ये, तो सॉल्वेंट यहाँ पे 0 है और यहाँ पर 1 है। तो 1 के केस में आप चाहो तो यहाँ पे एक दाग खींच दो, आसानी रहेगी मापने में इसके पैरेलल। तो मैंने क्या बताया था कि अभी सॉल्वेंट 0 है, मतलब सॉल्वेंट है ही नहीं यहाँ पे, है ना, सॉल्वेंट यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे हम लोग बढ़ा रहे हैं, मतलब सॉल्वेंट यहाँ पर मैक्सिमम 100% सॉल्वेंट ही है। तो 100% सॉल्वेंट होने का मतलब वहाँ पे उसका वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा।
तो इसी को हम लोग कहते हैं प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। प्योर सॉल्वेंट मतलब और कुछ भी नहीं है। और फिर क्या होगा, जैसे जैसे हम इसका कॉन्सेंट्रेशन घटाएंगे वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर भी घटेगा, क्योंकि ये तो कम होते जा रहा है, और फाइनली जीरो हो जाएगा। अब इसका उल्टा सोचो, कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लूँ और इसको मैं इधर ले लेता हूँ, सॉल्यूट क्या हो रहा है, यहाँ पे जीरो पकड़ो और इधर से बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे 1 करो, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा कि वेपर प्रेशर यहाँ पे सॉल्यूट 100% है, इसका मतलब सॉल्यूट, प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर इतना होगा। मैंने मान लिया कि सॉल्वेंट ज़्यादा वोलाटाइल है, सॉल्यूट कम वोलाटाइल है, ये मैंने एजम्पशन किया है, ऐसा ही मान लो क्वेश्चन में है कि सॉल्यूट जो है वो कम वोलाटाइल है। तो मेरा प्योर सॉल्यूट है यहाँ पे और 100% सॉल्यूट है यहाँ, सॉल्वेंट तो है ही नहीं, तो ये जो वेपर प्रेशर आया, ऊपर मैं प्रेशर माप रहा हूँ इस एक्सिस पे, इधर भी प्रेशर मापा जा रहा है इस एक्सिस पे, तो यहाँ पे ये 100% है और सॉल्यूट धीरे धीरे घट रहा है, घटते घटते यहाँ पे आके सॉल्यूट जीरो हो जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ 100% सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर इधर घट रहा है। यही ग्राफ तो बना हुआ है, इसी को उन्होंने थोड़ा एडवांस में क्या लिखा कि ये क्या है, ये है मेरा प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और इसको हमने किया P0 सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे A से डिनोट किया जा रहा है या B से डिनोट किया जा रहा है, समझे? तो यहाँ से B से डिनोट किया जा रहा है सॉल्वेंट को, तो ये लिखा गया है। और सिमिलरली ये हो गया प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और ये हो जाएगा P0 सॉल्यूट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ओवरऑल जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम, मतलब ये 0 और मान लो ये है 0.5, तो ये वैल्यू 0 + 0.5 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आ जाओ तो ये वैल्यू मान लो कम हो गया और ये वैल्यू बढ़ गया, इसको जोड़ के यहाँ पे लिखो। इसी तरह ऐसे ऐसे जोड़ते जोड़ते इसको इसका वैल्यू जोड़ते जोड़ते अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये जो ब्लैक कलर से मैं लिख रहा हूँ ये एक ऐसा लाइन आएगा, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। आई होप बाइनरी सॉल्यूशन के केस में ये ग्राफ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया फिर से वीडियो देखो, और फिर भी ना समझ में आए तो लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके देन एक न्यूमेरिकल करते हैं एंड देन क्लास को एंड करेंगे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B, यहाँ पे एक लिक्विड A है एक B है, कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं बोल, दोनों का प्रेशर दिया हुआ है, मतलब PA प्योर बोलता है, जो कोई भी चीज़ प्योर बोले तो नॉट बैठा दो। तो प्योर का वेपर प्रेशर ऑफ A दिया हुआ है 450 mm of Hg एंड प्योर B का जो वेपर प्रेशर है वो है 700 mm of Hg। Hg भी लिख सकते हो, mm of Hg भी लिख सकते हो। टेम्परेचर जो दिया हुआ है ये लिखा गया 350 केल्विन। फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm of Hg। टोटल वेपर प्रेशर का मतलब होता है P टोटल, ये दिया हुआ है 600 mm of Hg। हमसे पूछा है फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेज एंड ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द इंटायर योर मिक्सचर। तो हमको फॉर्मूला कहाँ से पता चल गया, राउट्स लॉ का बाइनरी सॉल्यूशन। तो लिखोगे वी नो फ्रॉम द राउट्स लॉ इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन दैट P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, नॉट P0A P0B। और इसको हम लोग बोल सकते हैं P टोटल इज इक्वल टू P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P0B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। और साथ ही साथ एक और बात याद रखना होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1 होता है। मैंने क्या कहा, अगर दो कंपोनेंट है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन को जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। अब देखो सब कुछ नोन है, एक ही चीज अननोन है। P टोटल पता है, P0A पता है, P0B पता है, XA और XB नहीं पता।
तो आप क्या कर सकते हो, एक्स ए की जगह आप बिठा सकते हो 1 माइनस एक्स बी। तो एक ही अननोन हो जाएगा इस इक्वेशन में और उसको आप आराम से सॉल्व कर लो। पी टोटल इज इक्वल टू, यहाँ कर दो पी ए 1 माइनस एक्स बी और ये हो जाएगा पी जीरो बी एक्स बी। अब सारा वैल्यू आप पुट करो और एक्स बी का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। एक्स बी का वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ बिठा दो, एक्स ए मिल जाएगा और आपका सॉल्यूशन हो गया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सो इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग मुझे सॉल्व करके मुझे सेंड करोगे। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ समझा देता हूँ। देखो एक सिमिलर क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज गिवन एज 23.8 mm ऑफ Hg। प्योर वाटर बोल रहा है, तो मान लो वाटर यहाँ सॉल्वेंट है, तो P0 सॉल्वेंट गिवन है, ठीक है, कितना 23.8 mm ऑफ Hg। उसके बाद बोल रहा है 50 ग्राम यूरिया को डाल दिया गया 850 ग्राम वाटर में। तो यहाँ पर मुझे वेट ऑफ यूरिया है दिया हुआ है 50 ग्राम और वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है 850 ग्राम। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। मतलब हमसे पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये मत बोलना कि वाटर बोला है, बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ मान लिया गया है कि यूरिया जो है नॉन वोलाटाइल है। क्या मान लिया गया है, यूरिया जो है ये नॉन वोलाटाइल है। इट्स रिलेटिव लोअरिंग। तो हमको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा है, मतलब पी सॉल्वेंट और P0 सॉल्वेंट माइनस P सॉल्यूशन बाई P0 सॉल्वेंट क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग क्या होगा, यही अननोन है। ये पूछा गया, रिलेटिव लोअरिंग जब भी बोले आपको याद रखना होगा। और अभी हमने पढ़ा था इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अभी हमने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है एक्चुअली। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यहाँ कौन है, यूरिया है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। आप बैठा सकते हो चाहो तो, यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। यहाँ वाटर बहुत ज़्यादा है यूरिया से, तो आप फॉर्मूला में कर सकते हो या फिर टोटल ऐसे बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, एज यू विश। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला फर्दर आपको पता होगा, वेट बाई मॉलिकुलर वेट। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ यूरिया बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ यूरिया, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको अगर दोनों को लेके चलना है तो चलो, या फिर मैंने बोला था कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आप इसको चाहो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर भी ले सकते हो, आसान हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली आंसर सेम ही निकलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप क्या कर सकते हो, चलो मैं अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल रहा हूँ, आप एग्जैक्ट आंसर निकालना दोनों को लेके, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ वाटर कंज्यूम एज्यूम कर रहा हूँ, दोनों अप्रॉक्सीमेटली वाटर के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ वाटर बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। अब ये आपको पता है, सारा वैल्यू यहाँ पता दिया हुआ है। वेट ऑफ यूरिया है 50, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया जो है कितना हो जाता है, यहाँ से कैलकुलेट कर लो आप, NHCONH2। वैल्यू आप बिठा सकते हो, वैल्यू आ जाएगा, चेक करो। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, आएगा 60 आ रहा है, और वाटर का दिया हुआ है 850, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 होता है। ये हो जाएगा 50 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 850। एक सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। दैट्स ऑल। सो आज यहीं रहने देते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कैसे किसे कहते हैं हम लोग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, उसका ग्राफ कैसे बनता है, देन वहाँ से किस तरह के न्यूमेरिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल, एंड देन हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।